नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो अभी यूएनएफ ट्रिपल सी का जो 30वां बैठक हुआ है, जो कि ब्राजील में, यानी एक साउथ अमेरिकन जो कंट्री है, साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है जिसका नाम है क्या, ब्राजील। उस ब्राजील के बेलम शहर में हुआ है। तो मतलब मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो यह ब्राजील का बेलम शहर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इधर इस वर्ष के लिए ब्राजील इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे ब्रिक्स का भी आपने देखा था कि बैठक हुआ था वहाँ पे, और ब्रिक्स के बैठक में भी आपने देखा कि वह ब्रासिलिया शहर में हुआ था। ठीक वैसे ये इसका जो बैठक हुआ है, यानी कॉप 30 का जो बैठक हुआ है यूएनएफ ट्रिपल सी का, वह हुआ है कहाँ पे, तो ब्राजील के बेलम शहर में हुआ है। ठीक ना, 30वां बैठक। अब यूएनएफ ट्रिपल सी है क्या, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट जो चेंज है, ठीक ना, उस पे जो है इसकी बैठक होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉप 30 का जो है ये बैठक हुआ है। कॉप 30 मतलब होता क्या है, तो कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक ना। तो यह आप देखेंगे कि 1992 से इवन आपको पता होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो वो सारी चीजें जो लगी हुई थी, उसको थोड़ा सा हम लोग मतलब उसके बियॉन्ड अगर हम लोग देखें तो 1992 में जो है रियो डी जेनरो जो शहर है ब्राजील का, वहां पे आप देखेंगे कि सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए, फिर जो जैव विविधता है उसके ह्रास को रोकने के लिए, और साथ ही साथ जो डिजर्टिफिकेशन होता है, मरुस्थलीकरण जो बढ़ावा मिलता है, मरुस्थलीकरण जो है धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, उसको उससे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे जो है निपटा जाए और कैसे उसको रोका जाए, इसके लिए भी आप देखेंगे कि यह 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनरो शहर में जो है बैठक होती है। ठीक ना, अब ये बैठक होती क्यों है, तो जब पता चलता है कि अंटार्कटिका जो है या अटलांटिक जो महाद्वीप है, अटलांटिक क्या है, एक महासागर है, और अंटार्कटिका पे जब पता चलता है दक्षिणी ध्रुव पे कि वहां पे, चूंकि वहां पे तो सूर्य का प्रकाश जाता नहीं है इवन अगर देखा जाए तो, हालांकि आपने देखा होगा भूगोल में पढ़ा होगा कि 6 माह दिन जो है दक्षिणी ध्रुव पे रहता है, 6 माह जो है उत्तरी ध्रुव पे होता है। उसका कारण भी है जो पृथ्वी का जो है झुकाव, और साथ साथ जो घूर्णन है पृथ्वी का परिक्रमण है, इसका इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण 6 माह दिन और 6 माह रात जो है पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ दक्षिणी ध्रुव पे कोई मानव बस्ती नहीं है, और मानव बस्ती नहीं है वहां पे, सूर्य की किरणें भी सीधे नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वहां पे आपको दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा आपको हिम या अर्थात ग्लेशियर्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। अब ग्लेशियर्स जब आपको ज्यादा देखने को वहां पे मिलेंगे सबसे ज्यादा मात्रा में, और वहां पे पैंगुइन वगैरह सारी चीजें पाई जाती है, लेकिन मानव बस्ती वहां पे नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है अलग अलग देशों के द्वारा लेकिन बनाया गया है, जैसे भारत के द्वारा अगर देखेंगे आप तो मैत्री जो है भारती है। तो इस तरह के अनुसंधान केंद्र अलग अलग देशों के द्वारा भी है, भारत के द्वारा भी वहां पे है। लेकिन वहां पे कोई मानव बस्ती नहीं होने के बावजूद भी देखा गया कि वहां पे ओजोन परत में होल्स जो है वो दिखाई दिया। अब आप बोलेंगे कि ओजोन परत है क्या, तो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ गैसों का आवरण है, जिसको वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल की कई परत है, जिसमें से सबसे पहला परत है नीचे से देखा जाए तो वो है क्षोभ मंडल, उसके बाद से समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। तो उसमें से आप देखेंगे कि समताप मंडल वाला जो भाग है, उस समताप वाले मंडल वाले भाग में एक ओथरी ओथरी परत एक पाया जाता है, यानी ओजोन का एक परत पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, यूवी जो रेज है, उसको छान कर भेजने का काम करती है पृथ्वी पे। अब आप बोलेंगे कि अल्ट्रावायलेट किरणें होती क्या है, आखिर इससे नुकसान क्या है कि डायरेक्ट आने में कोई दिक्कत है, तो नुकसान ये है कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो हानिकारक होती हैं, जैसे शरीर के त्वचा पे पड़ती हैं, त्वचा संबंधी रोगों में जो है वृद्धि या अन्य रोगों में भी वृद्धि के कारक हो सकता है। इसलिए जो ओजोन परत है वो एक तरह से क्या करता है, छानने का काम करता है। हालांकि ओजोन परत आप देखेंगे कि क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है, लेकिन वह जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को छानने का काम नहीं करता है। जो समताप मंडल वाला जो ओजोन है, ओजोन परत है, वह अल्ट्रावायलेट किरणों को छानने का काम करता है। और इस तरह से हमारी पृथ्वी पर रह रही जो जनजातियां हैं, जीव जंतु है, मनुष्य है, उसकी जो है
उसको जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन देखा गया कि अंटार्कटिका पे जो है, अंटार्कटिका के पास जो है, जो ओजोन है, वहाँ पे होल्स दिखाई दिए। अब इसका कारण यहाँ पे सभी लोगों की चिंता बढ़ना जायज़ था। सभी देशों ने यहाँ पे चिंता जताई और सभी देशों पर जो है जाके सभी देशों को तब याद आया कि आखिर यहाँ पे कैसे, यहाँ पे तो कोई मानव बस्ती है नहीं, यहाँ पे तो कोई पॉल्यूशन करने वाला कोई कारक है नहीं, और कोई कारक जब पॉल्यूशन करने वाला नहीं है, तो वह उसमें होल कैसे हो गया। दूसरी बात कि आप सोच रहे होंगे कि ये ओजोन परत है, इसमें होल्स कैसे हो सकते हैं, कैसे कारक है, यानी कौन ऐसा फैक्टर है जिसके कारण इसमें होल हो गया। तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु में परिवर्तन आपको दिखाई देगा, पृथ्वी जो है हीट होगी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, वैसे वैसे यह कंडीशन आपको देखने को मिलेगा कि यह जो 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 ओजोन मंडल है, जो समताप मंडल में है, वह ओजोन जो है वहाँ पे होल्स दिखाई देंगे। ये प्रदूषणकारी जो गैसेस हैं, वह जाके इसको जो है क्षति पहुँचाती है। तो यह प्रदूषण के द्वारा ही इसकी क्षति होती है, ये तो कन्फर्म था। लेकिन यह प्रदूषण अंटार्कटिक महाद्वीप पर, जहाँ पे लोग निवास ही नहीं करते हैं, कोई मानव बस्ती ही नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ पे कैसे जाके जो है होल्स हो गया, वहाँ पे इतना पॉल्यूशन का लेवल कैसे बढ़ गया कि वहाँ पे होल्स दिखाई दिया। तो तब जाके जो है यह थिंकिंग बढ़ी कि नहीं, ये पूरा पृथ्वी जो है, जो ग्लोब है, जैसे भारत की अगर बात किया जाए तो भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, ठीक ना? पूरा फैमिली को जो है पूरा जो है अर्थ जो है उसको एक फैमिली मानता है, परिवार मानता है। वही कंसेप्ट आप देखेंगे उस समय भी कि पहले जो देश थे वह ये मानते थे कि इमिशन कहीं से और हो रहा है, इमिशन कहीं हो रहा है ना? तो इमिशन कहीं हो रहा है, मतलब इमिशन करने का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कहीं और हो रहा है ना? और जो है प्रभाव कहीं और पड़ रहा है। लेकिन पहले जो कंट्रीज थे वो ये समझते थे कि जो सबसे ज्यादा कार्बन का इमिशन करेगा, वहां से ही प्रदूषण बढ़ेगा, है ना? तो वहां से बढ़ेगा तो हो सकता है वहां पे होल्स होना चाहिए, लेकिन वहां पे तो होल्स नहीं थे, लेकिन जहाँ पे नहीं होना चाहिए था वहां पर था। तब जाके कंसेप्ट आया कि नहीं, पृथ्वी के किसी भी छोर पे अगर आप पॉल्यूशन करते हैं, तो वह कहीं पर भी, यानी ऑन द होल पूरी अर्थ पे जो है वो जाके पॉल्यूशन को फैला सकता है, और इस तरह की जो है घटनाएं घटने को देखने को मिल सकती है। अब बात आता है कि इतना पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा कैसे। तो आपको पता होगा कि जैसे औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ, उस समय आपने देखा होगा कि भारी मात्रा में पेड़ पौधों की कटाई हुई, है ना? अब भारी मात्रा में पेड़ पौधों की कटाई होने से क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये है कि पहले भी कार्बन का एमिशन, देखिए कार्बन का एमिशन होना ज़रूरी है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका भी रहना ज़रूरी है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसें जो हैं अपने संतुलित मात्रा में जब रहती हैं, तो पृथ्वी जो है ठंडा नहीं रहेगी, माने रहने लायक रहेगी। लेकिन उसकी मात्रा बढ़ती चली गई। अब पहले पेड़-पौधे ज़्यादा थे और यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज़ भी थी, तो उसका संतुलन बना रहता था। पेड़-पौधे जो है वह सिंक के जैसे काम करते थे, और इतना बड़े लेवल पर जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं हुआ था, तो इतने बड़े लेवल पर कार्बन का एमिशन भी नहीं होता था। तो यह संतुलित मात्रा रहती थी, जिस तरह से ना पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो पाती थी, ना ज़्यादा ठंडी रहती थी, रहने के अनुकूल रहती थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भारी मात्रा में पेड़-पौधों की कटाई हुई। इसमें आपको देखने को ये भी मिलेगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इंडिया में ब्रिटिशर्स रह रहे थे, या जहाँ पे उन लोगों का उपनिवेश था, सॉरी, तो उपनिवेश जहाँ पे था उन लोगों का, वहाँ पे उन्होंने भी भरपूर मात्रा में पेड़ों की कटाई की, वनों की कटाई की। भारत में तो आपने देखा कि ट्राइबल्स जो थे, उनके जो अधिकार थे उनको भी बैन कर दिया गया था, और वहाँ पे पेड़ों को कटाई करके जमीन को खाली करा के इंडस्ट्रीज को बैठाना, वहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका प्रयोग करके सबसे ज़्यादा यूज़ करके तब डेवलपमेंट में जाना। तो आज जितनी सारी जो जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना? यानी जो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित जो देश हैं,
वह आज जो उनका जो आप दिखाई दे रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, वह उनका डेवलपमेंट उसी इरा का है। उसी इरा का मतलब कि औद्योगिक इरा का है। अब औद्योगिक क्रांति के इरा के समय का उनका डेवलपमेंट कैसे हो गया, तो उस समय जो है बहुत सारे देशों पे आपने देखा होगा कि ब्रिटेन क्या मतलब यूरोप का या फिर से अमेरिका का बहुत सारे देशों पे जो है या जो भी आज डेवलप कंट्री आपको दिखाई दे रहा है, उनका उपनिवेश हुआ करता था। तो उपनिवेश होने के नाते वो वहाँ के रिसोर्सेज को, जो फॉसल फ्यूल्स हो गए या रिसोर्सेज हो गए, उनका ज्यादा मात्रा में उन्होंने यूज किया और यूज करके अपने देश को जो है पूंजीपति बनाते चले गए और अपने देश को डेवलपमेंट जो है करते चले गए, डेवलप करते चले गए, है ना? जो कि आज वो डेवलप्ड है। ठीक है, तो बात तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब जब ये सारी चीजें हुई, आपको समझ में आया कार्बन का एमिशन वगैरह सारी चीजें, तो सभी देशों का ध्यान आया इस पे और तब जाके 1992 में क्या हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा कि ब्राजील में रियो डी जेनेरो जो शहर था, उस रियो डी जेनेरो शहर में आपको देखने को मिलेगा कि सम्मेलन होता है, कॉप होता है। तीन चीजों का कॉप होता है। एक तो जलवायु परिवर्तन को से कैसे साधा जाए, कैसे रोका जाए। दूसरा जो है मरुस्थलीकरण का रोकथाम कैसे किया जाए और जैव विविधता को नष्ट होने से कैसे बचाया जाए, इसके ऊपर प्रयास किया जाता है। इवन इसके बाद से जो है आपको देखने को मिलेगा पेरिस समझौता भी हुआ था। पेरिस समझौता में 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ, उसमें ये भी मतलब बहुत दिनों से होड़ चल रही थी। उसके बाद जाके जो है ये बताया गया कि मिटिगेशन और एडप्शन के लिए, अर्थात जो है कि ये तो सही बात है कि जो जिम्मेदार कारक है वो डेवलपमेंट कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है वो है, यानी विकसित जो राष्ट्र है वह उनके जिम्मेदार है, जो आज कार्बन इमिशन या जलवायु परिवर्तन का जो आज इफेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक दिन की घटना नहीं होती है, ठीक ना? तो ये तो बात सही है कि हाँ इनके कारण आज जो है वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन बात ये होती है कि क्या इसका मतलब डेवलपिंग जो कंट्री है या जो विकासशील देश है, विकासशील जो राष्ट्र है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है? तो इनका भी कंट्रीब्यूशन है। यानी जो डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत जैसे देश हो गए, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज हो गए, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे देश हो गए, उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, उनका भी योगदान है उत्सर्जन में। लेकिन चूंकि उनके पास रिसोर्सेस अब रहा नहीं, और दूसरा चीज उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उनके पास उतने रिसोर्सेज, उतने ज्यादा एक्सेस नहीं है, उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी के लिए उतने बड़ा जो है उनका बजट नहीं है, जिसके कारण वह उन सारी जो कार्बन इमिशन का या ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को रोक सके और नवीकरणीय ऊर्जा का जो है उपयोग बढ़ावा दे सके, है ना? लेकिन उसके बावजूद भी एनडीसी लिया गया, नेशनल डिटरमिनेशन जो है, आपको देखने मिलेगा जो है कमिटमेंट लिया गया। और बहुत सारे डेवलपिंग जो कंट्री हैं, जो विकसित मतलब विकासशील जो राष्ट्र है, विकासशील जो देश है, उन्होंने यह करके दिखाया भी है। अपने वहां अपने जितनी क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार जो है रोककर इमिशन को दिखाया। अब बात आती है, शुरू से ही कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनको यह जिम्मेदारी लेना चाहिए कि डेवलपिंग जो कंट्री है या तो उनको टेक्नोलॉजी का शेयरमेंट देना चाहिए। और क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी को वह शेयरमेंट देंगे या जो भी एक्सेस है वो देंगे, तो ईमेल के जो है कार्बन इमिशन को कम किया जा सकता है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी, पहले तो टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है। दूसरा, फंड जुटाने की इसमें बात की गई, जो कि फंड जुटाने से रिलेटेड भी बात के लिए ये लोग तैयार नहीं हुए। बाद में जो है अलग अलग कॉप में बैठक होती रही, पलटता रहा, अलग अलग एग्रीमेंट होती रहे। अब देखिए पूरे विश्व में डेवलप्ड कंट्री जो है, विकसित राष्ट्र है, उसमें देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र, यह जो बेलम में जो कॉप 30 का बैठक हुआ है, उसका मतलब उसमें शामिल नहीं हुआ। अब उसमें आप देखेंगे कि वहां पे विश्व में सबसे बड़ा जो है कार्बन का इमिशन अगर कोई देश करने वाला है, तो वो है इस समय कौन है? अमेरिका है। 1.9 के आसपास है उसका कार्बन इमिशन। सेकेंड नंबर पे वर्ल्ड पे भारत है, थर्ड नंबर पे चाइना है। तो कार्बन का इमिशन इतने बड़े लेवल पे है, किस पे? अमेरिका में, जो कि डेवलप्ड कंट्री है, उसके बावजूद ये हाल है। भारत ने बहुत सारे लक्ष्य हासिल किए हैं, बहुत सारे लक्ष्य को जो है बहुत सारे जो टारगेट है उसको जो है भारत जो है पहले ही, अपने समय से पहले ही अचीव कर लिया है, ठीक ना? फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी जो गोल निर्धारित किए गए थे, वो भी भारत ने या बहुत सारे विकासशील देशों ने वह रख दिया है। तो यहाँ पे जो ये बेलम में बैठक हुआ है, जो बेलम में आप देखेंगे कॉप 30 का जो बैठक हुआ है यूएनएफसीसीसी का,
उसमें ये सारी चीज़ें की वही कही गई है। भारत के द्वारा भी यही वक्तव्य कहा गया है कि जब भारत जैसे देश या विकसित विकासशील जो देश है, वो सभी कंट्रीब्यूट करके अपने कार्बन इमिशन की करने की जो क्षमता थी, यानी रोकने कार्बन इमिशन को रोकने की जो क्षमता थी, उससे ज़्यादा भी बढ़-चढ़ के काम किया है, उससे बहुत ज़्यादा लेवल पे, ज़्यादा स्तर पे काम किए हैं, जिसके चलते आज ये कंडीशन दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे वह बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे काम किए हैं, जिसके चलते उनके वहाँ कार्बन का एमिशन बहुत बड़े लेवल पे कम हुआ है। लेकिन वहीं विकसित देश में देखिए कि ना ही कम हुआ है कार्बन का एमिशन और ना ही यह कोस जो फंड बनाने की बात की जा रही थी, हालाँकि 2035 की बात की गई है फंड बनाने की, पिछले कॉप में ही की गई थी। तो वो उसमें भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे ये लोग, पैसा नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे नहीं, ठीक है? उसके बाद से यह सीबीएम जैसे जो है पॉइंट लेके आएँगे, ठीक ना? अब सीबीएम आपने पढ़ा होगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म है एक प्रकार का, यानी वह जैसे भारत में स्टील इंडस्ट्रीज़ है, तो उसमें कार्बन का योगदान होता है, तभी जाके वो बनता है। अब वो ऐसे कोई कार्बन से बनने वाला कोई भी मतलब वस्तु है, अगर उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है, निर्यात हो रहा है, किसी देश में आयात हो रहा है, तो यूरोपियन जो है यूनियन है, उसमें बताया था कि कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है? तो कार्बन टैक्स की तो आप बात कर रहे हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन के नाम पे आप जी रहे हो। कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हो, टेक्नोलॉजी शेयर करना नहीं चाहते हो। अब कुछ लोगों के मन में ये दिमाग में एक सवाल चल रहे होंगे कि कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है तो क्या डेवलपिंग कंट्री ही अपने जो है गोल को नहीं कर सकते हैं या अपने आप से जो है इसका तैयारी क्यों कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? उसका कारण है उनके पास जो रिसोर्सेज थे, जो एक्सेस थे, वो तो उन्होंने खा लिए। तो जिन्होंने उसका उपयोग करके आज वो जो कैपिटलाइज़ेशन किए हुए हैं, विकसित बने हुए हैं, तो उसका तो कंट्रीब्यूशन उनका करना है ना, उनको करना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेन पॉइंट ये है, ठीक ना? तो आप थोड़ा-सा याद रखेंगे, यूएनएफसीसीसी का जो बैठक होता है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, वह प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक ना? प्रत्येक वर्ष होता है। लेकिन वही अगर आप देखेंगे डिजर्टिफ़िकेशन वाला जो है, अच्छा तीनों का बैठक कब हुआ था? 1992 में ही हुआ था, एक ही साथ। तो 1992 में हुआ था, यूएनएफसीसीसी भी बना था, डिजर्टिफ़िकेशन वाला भी बना था और बायोडायवर्सिटी वाला भी बना था। तो ये जो कॉप है, इसमें याद रखिएगा यूएनएफसीसीसी का प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन वही अगर आपसे बात किया जाए कि बायोडायवर्सिटी वाला तो वह प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है, ठीक ना? जैसे 2024 में हुआ है तो 2026 में होगा। फिर अगर आपसे पूछा जाए डिजर्टिफिकेशन का तो डिजर्टिफिकेशन वाला भी प्रत्येक 2 वर्ष पे ही होता है, ठीक ना? अभी 2024 वाला में आप देखेंगे कि तीनों का एक ही साथ हुआ था, डिजर्टिफिकेशन वाला का भी अलग-अलग देशों में हुआ था, यानी कि एक ही देशों में और बायोडायवर्सिटी वाले का भी और कॉप जो यूएनएफसीसीसी का भी है। तो यूएनएफसीसीसी का जो ये 30वां बैठक है, ये याद रखिएगा आपसे जो भी अभी एग्ज़ाम होगा उसमें यही पूछा जाएगा। तो यूएनएफसीसीसी का जो 30वां बैठक हुआ है बेलेम ब्राज़ील में हुआ है। तो ब्राज़ील किस शहर में? बेलेम में हुआ है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 31वां कहाँ होने वाला है? तो 31वां जो है कॉप वह तुर्की में होने वाला है, ठीक है? याद रखिएगा जो यूएनएफसीसीसी का कॉप 31 जो है वो कहाँ पे होने वाला है? तुर्की में होने वाला है। आगे मैं और बता दे रहा हूँ यूएनएफसीसीसी का 32वां यानी 32वां जो बैठक होने वाला है, वह आपका बैठक कहाँ पे होने वाला है? तो वह बैठक होने वाला है मुख्य रूप से जो है आपका इथियोपिया में, है ना? तो इथियोपिया कहाँ कौन सी कंट्री है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इथियोपिया है साउथ अफ्रीकन कंट्री है और इसी इथियोपिया के बॉर्डर से आपको दिखाई देगा, इसी इथियोपिया के बॉर्डर पे है एक लेक आपको देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका में, तो लेक का नाम है लेक विक्टोरिया, ठीक ना? विक्टोरिया झील है। इसी विक्टोरिया झील से ब्लू नाइल रिवर जो है निकलती है, ठीक ना? ब्लू नाइल रिवर आपको पता भी होगा कि ब्लू नाइल जो रिवर है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि आपको दिखाई देगा कि भूमध्य सागर में जाके सूडान से होते हुए जाके, इजिप्ट से होते हुए जाके ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो ब्लू नाइल का जो है उद्गम होता है, वह लेक विक्टोरिया से होता है और लेक विक्टोरिया कहाँ पे है? यूथोपिया के बॉर्डर पे है, ठीक ना? अब यूथोपिया एक चीज़ से और इम्पोर्टेंट हो जा सकता है आपके लिए। ये जो यूथोपिया है लैंडलॉक कंट्री है, ठीक ना? लैंडलॉक कंट्री है। जैसे साउथ सूडान जो है वो भी लैंडलॉक कंट्री है, इथियोपिया भी लैंडलॉक कंट्री है। अब यह अगर आपसे पूछा जाए एक और क्वेश्चन कि इथियोपिया के बारे में तो याद रखिएगा, इथियोपिया एक ऐसा देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका का सूंड। तो अफ्रीका के सूंड में जो है मुख्य रूप से कौन कितने देश आते हैं? तो वह
यस डबल ई डी, माने 4 देश आते हैं, ठीक है ना। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी आपको देखने को मिल जाएगा इथोपिया, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। ये 4 देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, याद रहेगा ना। कौन? सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया और जिबूती हो गया। ये 4 ऐसे देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में या ये इथोपिया एक ऐसा देश है जो मुख्य रूप से देखेंगे साउथ अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसका लगभग उत्तर पूर्वी वाला भाग में ये पड़ता है, या तो यहाँ पे स्थित है, ठीक ना। और लैंडलॉक कंट्री है। तो कॉप 32 UNFCCC का जो है कॉप 32 वो कहाँ पे होने वाला है? इथोपिया में होने वाला है। और 31st कहाँ पे होने वाला है? वो होने वाला है तुर्की में। और 30 कहाँ अभी हुआ है? ब्राजील के बेलम में। तो याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा और आगे बता दे रहा हूँ कि 30 जो हुआ है वह 2025 में हुआ है ब्राजील के बेलम में। 31 जो होगा वो 2026 में होगा तुर्की में। 32 जो होगा वो 2027 में होगा इथोपिया में, और इथोपिया में बताया भी अभी आपको साउथ अफ्रीका में। और 2028 में जो होगा वो कॉप 33 होगा। तो कॉप 33 जो UNFCCC का होगा, जो 2000 आप कह सकते हैं 28 में होगा, वह प्रस्तावित कहाँ पे है? भारत में है, ठीक ना। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ तक आप शेड्यूल जो है थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कॉप 33 का जो है आयोजन कहाँ पे होने वाला है? भारत में होने वाला है, ठीक ना। और कब होने वाला है? 2028 में होने वाला है, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी आपको याद रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसी में हम लोग देखते हैं कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन कब 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 हुआ था, ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं जो बरासी मुख्य रूप से बेलम में जो हुआ था वो क्या क्या है। तो सीओपी का 30वां ब्राजील के बेलम में संपन्न हुआ था, मैंने बताया। इसमें औपचारिक रूप से बेलम पैकेज के रूप में, परिणाम के रूप में अपनाया गया। बेलम पैकेज क्या है? उसमें जो भी एग्रीमेंट हुए होंगे ना बेलम शहर में कॉप 30 से रिलेटेड, उसी को बेलम पैकेज के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो बेलम पैकेज होगा। और बेलम पैकेज है क्या? इसमें 29 डिसीजन को एक सेट है, जिसमें मुख्य रूप से जो मजबूत जलवायु वित्त हो गया, क्लाइमेट जो फाइनेंस हो गया, न्यायोचित संक्रमण समर्थन हो गया, अनुकूलन ट्रैकिंग हो गया, कौन देश कैसे कितना जो है मुख्य रूप से इसके लिए जो है एफर्ट डाल रहा है, यह हो गया। लिंग समावेशन हो गया। पेरिस समझौता के लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने के लिए संवर्धित वैश्विक सहयोग के माध्यम से वार्ता और कार्यान्वयन की व्यवस्था स्थानांतरित करना, यह वेलम पैकेज में अपनाया गया है, ठीक है। अब ग्लोबल मोटिराओ समझौता कॉप 30 में ही हुआ है। यह केंद्रित समझौता अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से नए बाध्यकारी लक्ष्य पे सहयोग को प्राथमिकता इसमें दी गई है। अर्थात यह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक समझौते का प्रतिनिधित्व करता है। और ब्राजील ने ग्लोबल मोटिराओ प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, ठीक ना, जिसमें जलवायु कार्रवाई विशेष से ऊर्जा वित्त और व्यापार के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक डिजिटल उपकरण का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाए, इसके लिए किया गया है। फिर जेटीएम देखेंगे तो न्यायोचित संक्रमण तंत्र क्या है? तो बेलम एक्शन मैकेनिज्म भी इसको कहा जाता है, ठीक ना, जो जीवाश्म ईंधन से दूर जाने वाले श्रमिक और अर्थव्यवस्था की क्षमता का निर्माण का समर्थन करना मुख्य रूप से इसका काम है, ठीक ना। अब इसके कार्यान्वयन ट्रैकर और बेलम मिशन 1.5 डिग्री सेल्सियस पेरिस समझौता में आपको देखने को भी मिलेगा, ऐसा बताया भी गया था। तो दोनों को यह निगरानी करने के लिए शुरू किया गया है कि क्या राष्ट्रीय और एनडीसी में 1.5 डिग्री सेल्सियस के मार्ग के साथ संरेखित है या नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए किया गया है, ठीक ना। तो 2025 की तुलना में 2030 तक अनुकूलन वित्त पोषण को 3 गुना करने पर सहमति भी इसमें व्यक्त की गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें यह घटित होते हुए आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब इसमें और कुछ जो चीजें हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो कॉप के बारे में। तो कॉप 31 तुर्की में, 32वां इथोपिया 2027, 33वां भारत 2028 में। क्या भारत में इससे पहले भी हुआ था? 2002 में हुआ था कॉप 8, ठीक ना। दूसरी बार होने वाला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पेरिस समझौता कब का है? 2015 का है। क्योटो प्रोटोकॉल कब का है? 1997 का है। यूएनएफसीसीसी जो है यह 1992 का है, मैंने बताया आपको। तो यूएनएफसीसीसी का जो कॉप है एवरी ईयर होता है, प्रत्येक वर्ष जो है इसके पार्टीज मिलते हैं, माने जो सदस्य हैं मिलते हैं, ठीक ना। इस बार जो है वो कहाँ पे मिले हैं? तो इस समय जो है बेलम में ब्राजील में मिले थे। 1995 में जो पहला कॉप जो है हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पहला कहाँ पे हुआ था? तो बर्लिन जर्मनी में हुआ था। कब? 1995 में हुआ था। फिर कॉप 3 जो हुआ था वह थोड़ा सा दिया हुआ है आपको, देख लीजिए। 97 में क्योटो जापान में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल इसमें अपनाया गया था।
फिर आप देखेंगे कि कॉप 7 हुआ था 2001 में, मराकेश जो है संधि इसमें हुआ था, मोरक्को में हुआ था। कॉप 8 2002 में न्यू दिल्ली में हुआ था। कॉप 13 जो है बाली इंडोनेशिया में हुआ था। कॉप 19 जो है देखेंगे तो वार्सा पोलैंड में हुआ था 2013 में। कॉप 18 देखेंगे तो दोहा कतर में हुआ था। 16 मैक्सिको में हुआ था। कॉप 15 जो है यह मुख्य रूप से डेनमार्क में कोपेनहेगन में हुआ था। कॉप 21 पेरिस में हुआ था 2015 में। और कॉप 26 जो है ग्लासगो में हुआ था यूके में। और कॉप 28 जो है अभी पिछले वर्ष आप देखेंगे कि 28 जो है वो दुबई में हुआ था यूएई में 2023 में। और कॉप 27 2022 में इजिप्ट में हुआ था। और कॉप 29 आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पे हुआ था, पिछले वर्ष में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अजरबैजान में बाकू में हुआ था, ठीक ना। तो यह चीजें हैं। अब सीओपी में भारत को अपने राष्ट्रीय विकास लक्ष्य पर प्रगति को उजागर करने और समानता आधारित जलवायु का रद्द करने के वकालत करने और जलवायु विद पर अपनी मांग की मजबूत करने के लिए वैश्विक मंच प्रदान करना, ये मुख्य रूप से इसका काम है। इसके बारे में मैंने आपको पूरा जो है शुरुआत में ही बता दिया कि क्या क्या इसके कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या चीजें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है। हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।